अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एफटी मेंटोर एंड दिस इज़ अदनान अली। हाँ जी जनाब, कैसे हैं आप? आपसे पूछा है, बताते क्यों नहीं आप? जवाब दें। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो हम मांगेंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। बातें शातें होती रहेंगी, इसके साथ साथ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। आप सबको पता है आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स आर आल्सो मैक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये जो चैप्टर अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, ये जिसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये तीन चार बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये जो टॉपिक्स हैं पूरे इस सब्जेक्ट की जान है। जी हाँ, जान, ये वो जान नहीं, आप गलत समझ रहे हो। यहाँ जान का मतलब है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। मुझे भी साथ में मार पड़वाओगे कि ये कौन सी जान स्टडी करवा रहा है, कौन सा बंदा है जो आपको जान पढ़ा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिपिड्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिपिड्स आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल। सिंपली मैं यहाँ पे आपको फूड साइंस पढ़ा रहा हूँ, ना कि केमिस्ट्री और ना कि बायोलॉजी। अगरचे ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, लेकिन मैं इसमें इंतहाई सिंपल और आसान वे में समझाने की कोशिश करूँगा। और ग्लिसरॉल ये आपस में अटैच होते हैं, ईस्टर्स बनाते हैं, तो एक चेन बनती है और इस चेन के बनने को हम कहते हैं यह ट्राइग्लिसराइड। और ट्राइग्लिसराइड्स आर known as lipids, right? अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स का ईस्टर्स हैं, चेन है, नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन फैटी एसिड्स क्या हैं, पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है। फैटी एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं ईंट को। जब हम बहुत सारी ईंटों को जोड़ते हैं आपस में तो एक बिल्डिंग बनती है। कोई भी इमारत है उसको खड़ा करने के लिए एक ब्लॉक होता है जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, जो उसकी बेस है, जो उसकी बुनियाद है। अगर वो ब्लॉक निकाल देंगे तो पीछे कुछ नहीं बचेगा, बिल्डिंग सारी की सारी गिर जाएगी। अब फैटी एसिड्स वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिस पे लिपिड्स की इमारत खड़ी है। अब फैटी एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक है और ग्लिसरॉल साथ में उसको अटैच करवाने में हेल्प करते हैं। केमिकली अगर फॉर्मूला में देखें तो केमिकली लिपिड्स के जो फॉर्मूला के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इसको हम मजीद एलेबोरेट करते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म, एथानॉल, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। लिपिड्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो लिपिड्स की ही फैमिली से होते हैं, लिहाजा ये उन सॉल्वेंट्स के अंदर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं या सोलबल होते हैं। एंड इनसोलबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कुछ इनऑर्गेनिक, फॉर एग्जांपल वाटर है, उसके अंदर लिपिड सोलबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ये आपको कभी भी पानी के अंदर मिक्स होते नज़र नहीं आएंगे। अब एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, फैट्स एंड ऑयल्स जनरली रेफर्ड एज लिपिड्स। हम बाज़ जगहों पे लिपिड्स की जगह पे एक टर्म यूज़ करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स, या फैट्स एंड ऑयल का मतलब होगा लिपिड्स, या लिपिड्स का मतलब फैट्स एंड ऑयल्स होगा। तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। फैट्स एंड ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। वही बात, लिपिड्स अगर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड हैं तो फैट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो लिपिड्स। तो ये लिपिड ही का दूसरा नाम है, तो इसी को हम बोलेंगे फैट्स एंड ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स की 2 किस्में हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे एक जिक्र हो रहा है फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। अब जो ईस्टर्स हैं, फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं। जब 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं तो एक ट्राइग्लिसराइड बनता है, तो इसी को हम बोलते हैं लिपिड्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मोनोग्लिसराइड, इसको नाम को याद रखते हैं कि मोनो मीन सिंगल, ग्लिसराइड मीन एक ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिल रहा है, ऐसा नहीं। फिर आगे आएगा डाइग्लिसराइड, कहते हैं कि 2 ग्लिसरॉल। यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे ग्लिसराइड का नंबर चेंज नहीं होगा, ग्लिसरॉल एक ही होगा। उसके साथ मोनो से मुराद लेंगे एक फैटी एसिड। जब एक फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ मिलेगा तो हम इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं डाइग्लिसराइड, जब 2 फैटी एसिड्स। अब फिर दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे इंक्रीज़ क्या हो रहा है, फैटी एसिड्स। आपने ग्लिसरॉल, उसके नाम को देखते हुए, ग्लिसराइड को देखते हुए ग्लिसरॉल के तादाद को इंक्रीज़ नहीं करना। यहाँ पे इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ फैटी एसिड्स इंक्रीज़ होंगे। व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स कंबाइन विद 1 ग्लिसरॉल,
देन इट इज़ कॉल्ड डाइग्लिसराइड। जब 3 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल के साथ मिलेंगे तो इसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। और बेसिकली फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि आपने देखा हर जगह पे 1 ग्लिसरॉल एक ही रहेगा, और फैटी एसिड की तादाद जैसे जैसे चेंज होती जाएगी मोनो बनता जाएगा, डाई बनता जाएगा, ट्राई बनता जाएगा। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस समझेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दोनों में डिफरेंस क्या है। दीज आर टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि फैटी एसिड पहले नंबर पे होता क्या है, फिर हम देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। तो हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस की बात तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फैटी एसिड्स क्या है। इटसेल्फ फैटी एसिड की डेफिनेशन क्या है। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन मेथाइल ग्रुप एट वन एंड। इनकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उसके एक एंड पे मेथाइल ग्रुप होता है और एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के एंड पे वन एंड पे मेथाइल ग्रुप होगा और अदर एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा तो हम इसको बोलेंगे फैटी एसिड्स। अब इनकी टाइप्स को देखते हैं, फैटी एसिड्स की कितनी टाइप्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड देन अनसैचुरेटेड, 2 टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है और दूसरी टाइप है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड की जो चेन होती है हाइड्रोकार्बन चेन, उस फैटी एसिड के अंदर नो डबल बॉन्ड, किसी भी चेन के किसी भी पार्ट में डबल बॉन्ड नहीं होता, तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं। किसी भी जगह पे उसकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड नहीं होता। इसकी एग्जांपल्स बुटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, कैप्राइलिक, कैप्रिक, स्टेरिक, अर्काइडिक, ये सारे के सारी सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल्स हैं। अब हम देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसा फैटी एसिड जिसकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड हो, किसी एक जगह पे हो या ज़्यादा जगह पे भी डबल बॉन्ड हो सकता है। किसी एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा तो हम बोलेंगे इसको मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर ज़्यादा जगह पे उसका डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसकी एग्जांपल्स पाल्मिटोलिक, ओलियक एंड लिनोलिक, आर्किडोनिक एसिड। तो ये तो थी इसकी एग्जांपल्स। अच्छा ये बताएं समझ आ गई कि नहीं आई? नहीं आई है ना, मुझे पता है नहीं आई समझ। दोबारा समझते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होता है जिसके का हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड नहीं होता, और इसके बरक्स देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसकी हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड होता है। सिंपल, इसमें क्या ना समझ आने वाली बात है, बताया करे ना, समझ आ गई है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा मैं। लिपिड्स क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, फैटी एसिड्स क्या है, ये कंफ्यूज करता है। आप स्टार्ट करें लिपिड से, हम लिपिड्स को तोड़ते हैं, सब डिवाइड करते हैं, हम पहुंचते हैं ये कहाँ से लिपिड स्टार्ट होता है और फिर उसको रिवर्स करेंगे। लिपिड्स आर ट्राइग्लिसराइड, राइट। अब ट्राइग्लिसराइड किससे मिलके बने होते हैं? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बने होते हैं। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड को आप देखें, फैटी एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरे एंड पे मेथाइल ग्रुप होता है। अब इसको रिवर्स कर लें, ऐसी कार्बन की चेन जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे एंड पे मेथाइल ग्रुप होगा तो हम इसको बोलेंगे फैटी एसिड। और फैटी एसिड के साथ जब ग्लिसरॉल मिलाएंगे तो ये बनेगा ट्राइग्लिसराइड। और प्रिंसिपली देखें तो ट्राइग्लिसराइड को ही लिपिड्स कहते हैं। अगर नहीं समझ आई इसको रिपीट करें। अब हम डिफरेंस देखेंगे फैट्स एंड ऑयल्स। वैसे तो एक आम बंदे को भी समझ आ रही है फैट क्या होता है और ऑयल क्या होता है, लेकिन टेक्निकली इनके अंदर क्या डिफरेंस है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स बोथ आर लिपिड्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और लिपिड्स क्या होते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो हम फैट को बोल सकते हैं कि ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बरक्स देखते हैं ऑयल्स आर आल्सो ट्राइग्लिसराइड्स। फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे फैट्स सॉलिड होते हैं, घी वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑयल्स आर लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेंगे रूम टेम्परेचर पे। फैट्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑयल्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब सैचुरेटेड क्या होता है? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। अब 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकें और गौर से सुनना है। फैट्स आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, और याद रखना है जिसके अंदर सारी चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसको जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता, इतना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता।
उस पर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी, उस पर कोई रिएक्शंस नहीं होंगे और उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। और इसी के बरक्स देखें तो जिसके अंदर ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उस पर अटैक होगा, माइक्रोब्स का भी अटैक होगा, केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म होंगे, तो उसकी लाइफ भी कम होगी। ये आपने लाजमी याद रखना। इसी वजह से हम फैट्स को कहते हैं मोर स्टेबल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, टूटने का खतरा नहीं होता, ज़्यादा लाइफ होती है, मोर स्टेबल होते हैं। ऑयल्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड होने की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं। अनसैचुरेटेड क्या होता है, उसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। जब डबल बॉन्ड्स बढ़ेंगे, उसकी तादाद बढ़ेगी, तो उस पर अटैक होने के, उसके टूटने के, उसके रेंसिड होने के, ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो हम इसको बोलते हैं ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फैट्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी खसूसियात क्या है। फिजिकल स्टेट, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑयल्स आर लिक्विड, फिजिकल प्रॉपर्टी है उसकी। देन इमल्सिफिकेशन, फैट्स एंड ऑयल्स को हम पानी के अंदर मिक्स कर सकते हैं किसी भी इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज करते हुए। इमल्सिफायर को यूज करते हुए फैट्स एंड ऑयल्स का हम पानी के साथ मिक्सचर बना सकते हैं, इसको बोलते हैं इमल्शन। इमल्शन पे एक पूरी एक वीडियो बना चुके हैं वाटर के अंदर। अच्छा, लिपिड्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि ये इमल्सिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, लिपिड्स को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। अब वो मिक्सचर कैसे बनता है, उसके अंदर हम कोई ना कोई इमल्सिफायर यूज़ करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ फैट इज सोप फॉर्मेशन। फैट्स एंड ऑयल्स अल्कली के साथ रिएक्ट करके सोप बनाते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स को हम यूज़ करते हुए सोप्स बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। फ्राइंग प्रॉपर्टीज, हायर स्मोक पॉइंट होने की वजह से फैट्स एंड ऑयल की ये एक प्रॉपर्टी है कि हम इनको एज ए फ्राइंग मीडियम यूज़ करते हैं, और मोस्टली हम डीप फ्राइंग ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो स्मोक पॉइंट है, या सिंपली कह लें कि बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। लगभग 200 के राउंड अबाउट इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है और ज़्यादा देर तक ये गर्म रहता है। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन यूजेस। अगर कहीं पे आ जाए एप्लीकेशंस, यूजेस या एडवांटेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स बताएं, तो उसमें आपने यही बताना है। ये जो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन, यूजेस या एडवांटेज, एक ही बात। फ्राइंग एंड कुकिंग पर्पस, हम फैट्स एंड ऑयल को फ्राइंग कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंट बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर शॉर्टनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं। तमाम न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट माने जाते हैं। 38 किलो जाउल मीन के हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है फैट्स के अंदर। इंसुलेशन एंड टेम्परेचर मेंटेनेंस, इंसुलेशन क्या होता है, वो एलिमेंट्स जो टेम्परेचर और हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं, हीट को टेम्परेचर को गुजरने नहीं देते, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जो एक्सेसिव फैट होती है हमारी बॉडी में, मोस्टली अंडर स्किन डिपॉजिट हो जाती है, और इन केस जब टेम्परेचर वेरिएशन होती है आउटसाइड पे इन्वायरमेंट के अंदर, अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है तो हमारी बॉडी के अंदर वो एक इंसुलेशन का काम करेगी। फैट बॉडी का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन करने की कोशिश करेगी। अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो इसमें जो फैट है एज ए इंसुलेटर काम करता है। आपने सुना होगा मोटे लोगों को सर्दी कम लगती है, यही वजह है कि मोटे लोगों को सर्दी इसलिए कम लगती है, उसकी बॉडी के अंदर एक इंसुलेशन लेयर होती है, तो उसको सर्दी कम लगती है। अगर कोई बंदा है उसको सर्दी ज़्यादा लगती है और मोटा है तो सॉरी यार, माफ़ करना। द नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। फिजिकल इंजरी से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर, ऑर्गन पे लगने वाला फिजिकल फोर्स फैट की लेयर उसको अपने अंदर डिपॉजिट कर लेती है, एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, वो जो फोर्स इंटरनल ऑर्गन पे लगनी होती है वो फैट पे लगती है, तो इस वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन मिलती है। देन प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड। फैटी एसिड की ये आगे किस्में हैं ऑन द बेस ऑफ एसेंशियलिटी। फैटी एसिड की दो टाइप्स हैं, एसेंशियल फैटी एसिड, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिसकी बॉडी को नीड होती है और वो फैट्स एंड ऑयल के अंदर मौजूद होते हैं, तो जब हम फैट एंड ऑयल को कंज्यूम करते हैं तो वो हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फैट सोलुबल वाइटामिन्स। फैट सोलुबल वाइटामिन्स होते हैं, वाटर सोलुबल वाइटामिन्स होते हैं। तो फैट सोलुबल वाइटामिन सारे के सारे हमें फैट से मिल रहे होते हैं। इसी के साथ साथ लिपिड का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है कि इसको हम इमल्शन बनाने के इस्तेमाल करते हैं। देन सॉप फॉर्मेशन हम पहले बता चुके हैं, सॉप फॉर्मेशन में साबुन बनाने में भी इसका इस्तेमाल है। देन रिजर्व एनर्जी। रिजर्व एनर्जी पे हम पहले बात कर चुके हैं पिछले टॉपिक में। जो एनर्जी जो हमें रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को, वो हम लिपिड से ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा लिपिड्स होते हैं, एक्स्ट्रा फैट होती है बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, रेंसिडिटी। एप्लीकेशंस के बाद रेंसिडिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिपिड्स के अंदर। अगर हम रेंसिडिटी को उर्दू में ट्रांसलेट करें तो रेंसिडिटी का मतलब है ख़राब होना।
स्पॉइल होना। तो हम फैट के ख़राब होने को टेक्निकली रेंसिडिटी बोलते हैं। एक दफ़ा डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ बैड स्मेल एंड ऑफ ऑडर इन फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर बैड स्मेल का डेवलप हो जाना किस वजह से? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़, माइक्रोबियल अटैक या ऑक्सीजन इंटरेक्शन विद फैट्स। इन 3 फैक्टर्स की वजह से अगर फैट ख़राब हो जाता तो हम इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। बैड स्मेल का प्रोड्यूस हो जाना ड्यू टू एंजाइम, माइक्रोब्स या ऑक्सीजन इंटरेक्शन विद फैट्स इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। एक ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, जिसको हम दूसरा उसका नाम बोलते हैं केमिकल रेंसिडिटी। इसमें ऑक्सीजन इंटरेक्ट करती है तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, फैट ख़राब होती है, हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। और दूसरी है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, एंजाइम्स अटैक करते हैं। मॉइस्चर को यूज़ करते हुए इसके अंदर मॉइस्चर भी इंक्लूड होता है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी। तो इसका दूसरा नाम एंजाइमेटिक रेंसिडिटी। एंजाइमेटिक या हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी ये एक ही है। देन है कीटोनिक रेंसिडिटी। कीटोनिक या इसको फंजाई अटैक करती है फैट पे तो उसको ख़राब कर देती है, इसको हम बोलते हैं कीटोनिक रेंसिडिटी या फंगल रेंसिडिटी। ऑक्सीजन इंटरेक्ट करेगी तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगी, इसको हम बोलते हैं टेक्निकली केमिकल रेंसिडिटी। जब एंजाइम अटैक करेंगे तो मॉइस्चर को यूज़ करेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिटिक या एंजाइमेटिक रेंसिडिटी। और जब फंगल अटैक होगा, फंगस अटैक करेगी, फंजाई अटैक करेगी तो इसको बोलते हैं कीटोनिक रेंसिडिटी या फंगल रेंसिडिटी। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम रेंसिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं। स्पॉयलेज ऑफ लिपिड्स अकर। जब रेंसिडिटी होती है तो लिपिड्स स्पॉयल हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो ये किस वजह से रेंसिडिटी अकर होती है? एंजाइम्स, माइक्रोब्स या ऑक्सीजन। अब रेंसिडिटी जब अकर होती है तो उसमें चेंजेस क्या होती हैं फैट के अंदर? फैट्स आर बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं पेरोक्साइड्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, फ्री फैटी एसिड्स। इन कंपाउंड्स के अंदर फैट्स कन्वर्ट हो जाती है। अब इन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होने से क्या होता है? ये जो सारे कंपाउंड हैं ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स हैं, ये बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फैट खराब होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस स्पॉयलेज को हमने कंट्रोल कैसे करना है? हमारे पास इसका बिल्कुल इलाज है, कंट्रोल कर सकते हैं। इसका प्रिवेंटिव मेजर है कि आप फैट को प्रोसेस करें, प्रोसेस करने के बाद इसको एयर टाइट जार के अंदर स्टोर करें और डार्क एंड कूल प्लेस पे आप रखें। उसका एनवायरनमेंट इस तरह का होना चाहिए कि उस पर ऑक्सीजन भी अटैक ना कर सके, उस पर कोई एंजाइम भी अटैक ना कर सके, उस पर कोई फंगल भी अटैक ना हो। इन तीनों एलिमेंट्स से, इन तीनों फैक्टर से अगर आप फैट को बचा लेंगे तो आपकी रेंसिडिटी जो है उसके चांसेस ज़ीरो हो जाएंगे। अगर हम फैट्स एंड ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट कोई ऐड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, हमारे पास एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरोल। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और फैट सोलेबल भी है, फैट सोलेबल विटामिन है। जब हम इसको एज ए एंटीऑक्सीडेंट फैट के अंदर ऐड करते हैं तो उसके अंदर ये स्पॉयलेज के चांसेस को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? जब ऑक्सीजन इंटरेक्ट करती है फैट के साथ, ऑक्सीडेशन होती है, तोड़फोड़ होती है, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उस ऑक्सीडेशन को रोकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट नाम से ही पता चल रहा है कि उस ऑक्सीडेशन का एंटी है, उस ऑक्सीडेशन को रोकता है। अब हम देखते हैं फैट्स एंड ऑयल्स कहाँ से आते हैं। ज़मीन से आते हैं, आसमान से आते हैं, कहाँ से आते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स का सोर्स क्या है? फैट्स सबसे पहला सोर्स है एनिमल सोर्स। एनिमल से फैट हम हासिल करते हैं। बटर एनिमल सोर्स है, टैलो, इसको हम एनिमल मीट से गेन करते हैं। देन लार्ड पिग फैट है। देन घी, ये भी देसी घी का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि एनिमल से हासिल करते हैं। बटर की मज़ीद कुकिंग करके हम ये घी, देसी घी जिसको हम बोलते हैं, ये भी एक एनिमल सोर्स है। देन हम बात करते हैं प्लांट सोर्सेज। वो कौन कौन से प्लांट के सोर्सेज हैं जहाँ से हम फैट हासिल करते हैं? तो मोस्टली जितने भी ऑयल्स हैं वो ज़्यादातर हम प्लांट सोर्सेज से हासिल करते हैं। कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड कॉर्न, कैनोला, कोकोनट, सनफ्लावर एट्सट्रा। इस तरह के बहुत सारे ऑयल्स हैं जो हम प्लांट सोर्सेज से हासिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशनल वैल्यू या एनर्जी वैल्यू। फैट्स एंड ऑयल्स कितनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं या कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? जितने भी फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड
फैट्स करते हैं। फैट्स एंड ऑयल आर हाईएस्ट एनर्जी यील्डिंग फूड कंपोनेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स से अगर कंपैरिजन करें तो उनसे डबल से भी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स 38 किलो जाउल और 9 किलो कैलोरी एनर्जी आफ्टर ऑक्सीडेशन फैट्स एंड ऑयल्स प्रोवाइड करते हैं। जितनी हम फैट कंज्यूम करते हैं, एक्सेस फैट जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है। अब ये नहीं समझ लेना कि हम फैटी चीजें खाते जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी, या जब भूख नहीं लगेगी एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो स्टोर एनर्जी काम आएगी, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी की फैट रिक्वायरमेंट नॉर्मली फुलफिल हो रही होती है, लेकिन जब हम ज़्यादा फैटी चीज़ें खाना शुरू हो जाते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और ये इसका जो एक्सेसिव जो यूज़ है वो बैड इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ पे। तो इसीलिए कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये तो था आज का टॉपिक। कैसा लगा आपने लाजमी बताना है अपने कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा तब भी बताना है, नहीं अच्छा लगा तब भी आपने बताना है। अगर इसी तरह आप जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ तो आपको फूड साइंस के अंदर इसका फ़ायदा होने वाला है। हम इसको एक सीक्वेंस के साथ लेके चलेंगे। इस पे और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हैं, हम इनकी वीडियोस लेके आएंगे, तो आपने जुड़े रहना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है। अब तक इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।